आज हम करेंगे लेसन नंबर 8 है हमारा। लेसन 8 करेंगे और उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। लेसन 8 में देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, ये आपको बताना है। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा। जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो अमीबा है हमारे पास एक कोशिकीय जीव, और ये आपको याद रखना है, एक कोशिकीय जीव में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो इसमें एक ही कोशिका होती है, इसलिए ये क्या है आपका एक कोशिक जीव। ये सही बात है बिल्कुल, तो आप लिखेंगे ट्रू। अगला है पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, नहीं होती बेटा, तो ये बात होगी आपकी गलत हो गई, इसलिए आपने इसको फॉल्स लिखना है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, ये बात गलत है, आप फॉल्स लिखेंगे। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये भी गलत है बेटा, तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये आपका क्या है फॉल्स है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये बिल्कुल सही बात है बेटा, क्योंकि अमीबा जो होता है वो अपना आकार बदलता रहता है। आप किसी तरह भी अमीबा को शो कर सकते हैं, तो इसकी आकृति हमेशा बदलती रहती है, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए और तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तंत्रिका कोशिका क्या कार्य करती हैं, तो आपने ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपका जो रेखा चित्र है तंत्रिका कोशिका का वो दिखाया गया है। ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये होता है केंद्रक आपका। ये जो शाखाएं सी दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं द्रुमिका। ये जो इसके बीच में फिल हो रहा है बेटा पदार्थ, उसे हम कहते हैं कोशिका काय। ये दिख रहा है आपको केंद्रक के आसपास जो पदार्थ फिल है वो कोशिका काय होता है, और जो ये लंबी पतली लाइन जा रही है बेटा, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लाइन को तंत्रिकाक्ष। और फिर ये शाखाएं जो दिख रही है, ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। अब ये कार्य क्या करती हैं बेटा, तंत्रिका कोशिका संदेशों को प्राप्त करती है और स्थानांतरित करती है। स्थानांतरित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है मैसेज को, जिससे शरीर के विभिन्न भागों के काम को नियंत्रित करने और समन्वय करने में मदद मिलती है। जो हमारा शरीर विभिन्न कार्य करता है बेटा, उनको हम नियंत्रित और समन्वय करते हैं, वो किसके कारण करते हैं, तंत्रिका कोशिका के कारण। तो तंत्रिका कोशिका ही है जो संदेशों को प्राप्त करती है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाती है। जैसे हमें कोई कुछ कहता है तो वो संदेश हमें मिला, उसको हमें शरीर के कौन से भाग तक पहुंचाना है, वो काम तंत्रिका कोशिका करेगी, और हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को वो क्या करती है, नियंत्रित और समन्वय करने में मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो संक्षिप्त नोट लिखोगे बेटा, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कोशिका द्रव्य है और कोशिका का केंद्रक है, इनके ऊपर आपको लिखना है कि कोशिका द्रव्य क्या होता है बेटा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो बीच में भरा हुआ है बेटा, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इधर भी है आपका, ये जो बीच में भरा हुआ है बेटा, आपको दिख रहा है ये भरा हुआ पदार्थ, ये है कोशिका द्रव्य। ये है आपकी पादप कोशिका और ये है आपकी जंतु कोशिका, दोनों में ही कोशिका द्रव्य होता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। किसके बीच में होता है बेटा, ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में होता है। ये दिख रहा है आपको केंद्रक, और ये जो बीच में भरा हुआ है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो इसके बीच में जो ये पदार्थ है यहाँ भरा हुआ, ये कोशिका झिल्ली है। जो साइड की किनारे आपको दिख रहे हैं बेटा, ये जो साइड के किनारे होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में बेटा, ये देखो डबल दिख रही है आपको लाइनिंग, जो बाहर वाली आउटर लाइनिंग है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, बाहर वाली लाइन को। अंदर वाली जो लाइन है वो है हमारी कोशिका झिल्ली। यहाँ भी देखोगे बेटा, यहाँ सिंगल लाइन होती है जंतु कोशिका में, और इस लाइन को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका में ये डबल लाइन है, तो बाहर वाली बन जाती है बेटा कोशिका भित्ति। तो इसके बीच में जो पदार्थ भरा हुआ है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग, जो कोशिका के अंग होते हैं बेटा, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय,
ये सारे कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह कोशिका अंगों के बीच पदार्थों के विनिमय और भंडारण में मदद करता है। तो जो पदार्थों का सब्सटेंस का हम बेटा एक्सचेंज करते हैं, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज और भंडारण होता है स्टोरेज। तो स्टोरेज होता है जो पदार्थों का और एक्सचेंज होता है आपस में एक दूसरे से, वो कौन करता है? ये कोशिका द्रव्य ही करता है। ठीक है बेटा। अधिकांश उपापचयी गतिविधियां कोशिका द्रव्य के अंदर ही होती है। तो ये सब कार्य कोशिका द्रव्य के अंदर होते हैं। ये पदार्थों के विनिमय और भंडारण में भी मदद करता है और उपापचयी गतिविधियां भी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। और ये कहाँ पाया जाता है बेटा? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। ये जो भरा हुआ पदार्थ दिख रहा है आपको, ये सारा क्या है? कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका का केंद्रक देखो बेटा, ये केंद्रक है, यहाँ पर ये केंद्रक दिख रहा है, यहाँ पर ये केंद्रक दिख रहा है। ये पादप कोशिका इधर वाली और इधर वाली जंतु कोशिका बेटा। अब केंद्रक कैसा दिख रहा है आपको? गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है, गोलाकार होता है, मध्य भाग में स्थित होता है। यह जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से चिन्हित और देखा जा सकता है। किसकी मदद से देखते हैं बेटा? सूक्ष्मदर्शी की मदद से। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र आवरण कहते हैं। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जो केंद्रक होता है हमारा, वो कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। ये केंद्रक है बेटा, ये कोशिका द्रव्य है, ये एक झिल्ली द्वारा इससे अलग है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्र आवरण कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, इसकी जो दीवारी है बेटा, इसको हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्र आवरण भी कहते हैं। और ये पूरा तो बीच का केंद्रक है, और इसके जो बाहर ये दीवार दिख रही है बेटा, ये है हमारी केंद्रक झिल्ली। ये बाहर वाली तो कोशिका झिल्ली है, और जो केंद्रक के ऊपर बन रही है, इसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं बेटा। ठीक है, ये है हमारी केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक के ऊपर दीवार है उसे केंद्रक झिल्ली कहेंगे। ये दिख रही है बेटा, इसे केंद्र आवरण भी कहते हैं। झिल्ली भी संरद्र होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। जो ऊपर बताया था बेटा, ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके आवागमन को नियंत्रित करती है। और केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना, ये जो दिख रही है बेटा, छोटी सघन संरचना, इसे मतलब भरी हुई एकदम फिल होती है ये, जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ये छोटी सी सघन संरचना है, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस ऐसे, ठीक है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं। धागे के समान जो संरचनाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन के धारक होते हैं तथा आनुवांशिक गुणों एवं लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अब जनक कौन होते हैं बेटा? जीव जंतुओं के उनके माता पिता होते हैं। जनक माता पिता को बोलते हैं, जो उन्हें पैदा करते हैं। और ये जो उनके गुण होते हैं मम्मी के, पापा के, वो उन गुणों को अगली पीढ़ी में उनके बच्चों में स्थानांतरित करते हैं। कौन करते हैं? क्रोमोसोम और गुणसूत्र। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका के किस भाग में कोशिका पाए जाते हैं? तो कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं बेटा? एक सेल के अंदर जिलेटिनस द्रव में विभिन्न अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम आदि होते हैं। तो किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? ये आपको ऊपर इसमें बताया था बेटा, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा आपको ये लिखना है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो आप लिख सकते हो कोशिका द्रव्य में। कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ये आपका इजी हो जाएगा, ये आप मत लिखना। ठीक है बेटा, ये लाइन कट कर देना और ये लिख देना, कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है आपका, और ये वाला बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उसमें 3 अंतर लिखिए। अब कोशिका भित्ति क्या होती है बेटा? इसमें मौजूद होती है पादप कोशिका में, जो आपको मैंने बताया, ये जो आउटर 2 दीवार आपको दिख रही है साइड में, एक को केंद्र हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, दूसरे को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो इसमें पादप कोशिका में तो ये कोशिका भित्ति होती है, लेकिन
जंतु कोशिका में ये डबल दीवार नहीं है बेटा, एक सिंगल है। आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है, तो इसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। केंद्र पिंड का मतलब है बेटा केंद्रक है। केंद्रक इसमें दोनों में ही आपको दिख रहा है, यहाँ पे है ना। और एक होता है केंद्रक, आप लिख सकते हो केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है। केंद्र पिंड है जो इसमें अनुपस्थित है बेटा पादप कोशिका में, और इसमें मौजूद है केंद्र पिंड, और ये क्या करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब प्लास्टिड जो होते हैं, हरित लवक जो होते हैं बेटा, इसको हम प्लास्टिड को हरित लवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक। हरित लवक इसमें मौजूद होते हैं और इसमें नहीं होते। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं बेटा। रिक्तिका, यहाँ पे बड़ी रिक्तिका होती है। आपको कहाँ पे बतानी है बड़ी रिक्तिका बेटा, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है, और इसमें छोटी रिक्तिका ये जो दिख रही है या अनुपस्थित भी होती है। मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी, अगर होगी तो छोटी छोटी होंगी। ये दिख रही है बेटा, ये इसमें रिक्तिका है। और इसमें देखो ये कितनी बड़ी रिक्तिका है, किसमें, पादप कोशिका में। ये बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है, या नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब आपको याद रखने हैं कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें हरित लवक होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें रिक्तिका बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। ये था आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर। और जो इसकी कोशिका भित्ति होती है बेटा, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है ये कोशिका भित्ति, सेलुलोज की। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कौन, कोशिका भित्ति। ठीक है बेटा, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। यू कैरियोट्स क्या होता है बेटा, यूकैरियोट्स होता है ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। मतलब अच्छी तरह से वो गठित होता है बेटा, स्पष्ट होता है, वो केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। और इसमें केंद्र झिल्ली भी उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है बेटा, केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है। किसमें होती है, यूकैरियोट्स में। ठीक है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ये नंबर भी आप डाल सकते हो, नंबर 2 डाल सकते हो। नंबर 1, ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, और हम कहेंगे केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। और उदाहरण के लिए नंबर 3 बन जाएगा, प्याज की कोशिकाएं और गाल की कोशिकाएं। तो ये अंतर में आप 3 बातें आप लिख सकते हो। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्र झिल्ली के बिना होता है। किसके बिना होता है बेटा, केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स। जो जीवों में, जिन जीवों में ये कोशिकाएं होती है बेटा, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और इसमें भी वही आपका आ जाएगा, केंद्रक झिल्ली इसमें उपस्थित होती है, और इसमें केंद्रक झिल्ली आपकी अनुपस्थित होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होगी बेटा, अनुपस्थित होती है। ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 इसका उदाहरण हो गया, जीवाणु और नीले और हरे शैवाल आते हैं प्रोकैरियोट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनका कार्य बताइए। तो ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं बेटा, आपके क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, या केंद्रक में पाए जाते हैं, या जीन के धारक हैं, और आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे किसी की अपने मम्मी पापा से आँख मिलती है, और किसी का व्यवहार मिलता है, तो ये होते हैं अनुवांशिक गुण बेटा। और जो जनक का मतलब माता पिता से, अगली पीढ़ी मतलब जो संतान होती है, उसमें ये गुण चले जाते हैं। उनके अंगों का, शरीर के अंगों का मिलना, उनके व्यवहार, उनकी बातचीत का मिलना, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है तो वो गुस्सा किसी बच्चे में चला जाता है, ये होते हैं बेटा अनुवांशिक गुण। और ये किसके द्वारा होते हैं, गुणसूत्रों या क्रोमोसोम के द्वारा होते हैं। ठीक है, और ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। अब कोशिका जो है वो संरचनात्मक इकाई कैसे है बेटा,
इसको आपने समझाना है। देखो आपको दिख रहा है दोनों हैं, एक तो इमारत की ये ईंट की दीवार है बेटा, और ये है हमारी प्याज की झिल्ली। अब देखो दोनों, एक इमारत में ईंट और दूसरा जीवित कोशिकाओं में कोशिकाएं मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जैसे हमारा घर बेटा ईंटों के द्वारा बना है, ऐसे हमारा शरीर भी जो है वो कोशिकाओं के द्वारा बना है। जीव अस्तित्व के लिए सभी मूलभूत कार्य कोशिकाओं के अंदर होते हैं। जैसे कि ईंटें एक इमारत बनाने के लिए एकत्र का मतलब इकट्ठी की जाती है, कोशिकाएं हर जीव के शरीर को बनाने के लिए एकत्र होती है। और कोशिकाओं का जो एक समूह होता है बेटा वो एक उत्तक बनाता है। हमारे अंदर बेटा बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उनसे मिलकर उत्तक बनते हैं। तो उत्तक भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के हर पार्ट के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। जैसे हाथ के द्वारा अलग, तो यहाँ पे हाथों में अलग उत्तक होता है, पैरों में अलग उत्तक होता है बेटा। जो कोशिकाएं होती है वो एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाएं वो एक समूह बना लेती है और उसे हम उत्तक कहते हैं, और एक विशिष्ट कार्य को वो करती है। और उत्तक का जो एक समूह होता है बेटा वो एक अंग निर्मित करता है, उससे एक अंग बनता है हमारा, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, है ना। उसी तरह अंगों का एक समूह एक जीव का निर्माण करता है, और सारे अंग मिलकर क्या बन जाता है बेटा, एक जीव, एक शरीर बन जाता है। यही कारण है कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। समझ में आ गया होगा बेटा, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं का एक समूह किसी विशिष्ट कार्य को करता है और वो बनाते हैं उत्तक। जैसे हमारे हाथ पैर अलग अलग कार्य करते हैं, फिर उत्तक जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं अंग, और अंगों से मिलकर बनता है जीव। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है आपका, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। पादप कोशिकाएं मतलब पौधों की कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। पादप का मतलब होता है बेटा पौधे, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में हरा रंजक उपस्थित होता है, या हम इसे हरा वर्णक भी कहते हैं बेटा। हरा वर्णक उपस्थित होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो पौधों की पत्तियों में होता है, और जो किसमें सहायता करता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक होता है। अगर पत्तियों का रंग हरा ना हो तो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया को नहीं कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं बेटा, वो अपना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। और क्लोरोफिल कोशिका ऊर्जा का संग्रह करता है। इसमें क्या हो जाती है बेटा, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, और इसका उपयोग पौधों के लिए भोजन तैयार करने में किया जाता है, ठीक है, या तैयार करने के लिए करते हैं। तो क्लियर है बेटा आपको। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, साथ ही मम्मी पापा के काम में हाथ बटाते रहिए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय बाय।